जो लोग भी एक बार जुड़ चुके हैं कमेंट कर देंगे। एंड प्लीज़ डू शेयर द लिंक विथ योर कलीग्स। अपने दोस्तों के साथ बेटा लिंक भी शेयर कर दो ताकि हम अपने क्लास को फर्दर प्रोसीड करें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का कुछ रिकॉल कर लेते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे बच्चा, जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं सेशन। और गाइस लिंक को ज़रूर शेयर कर दें। एक बार थोड़ा सा ना पेन का फॉन्ट्स इशू कर रहा है, उसको क्लियर कर लेते हैं फिर करते हैं स्टार्ट। चलो जैसा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था ना बच्चा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अभी तक क्या क्या कवर अप कर रखा है एक बार उसको देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या कराया था। तो हमने बेसिक चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा था, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी, है ना। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ व्हाट वी हैव स्टडीड कूलम्ब्स लॉ, है ना। हमने कूलम्ब्स लॉ को कवर अप कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, एक आध दो, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास का कंसर्न चलेगा, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे और टिल इलेक्ट्रिक फील्ड तक कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और एक बार प्लीज़ लिंक को शेयर कर दे बेटा, है ना, ताकि मोस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए। एक बार लिंक को शेयर कर देना ताकि मोस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चले देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अभी जो क्लास चलेगा दिस इज अबाउट द कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले एक बार कूलम्ब्स लॉ को रिकॉल कर लेते हैं। कूलम्ब्स ने क्या बोला था कि अपने पास अगर दो पॉइंट चार्जेस है एंड बोथ द चार्जेस आर स्टैटिक, इट मीन्स बोथ द चार्जेस आर इन कंडीशन ऑफ रेस्ट, और उनको हमने वैक्यूम पे रखा है, आर डिस्टेंस पे सेपरेट कर रखा है। तो ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे भाई, फोर्स लगाएंगे, ये सबको पता है। और वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे थे बेटा, क्या उसको ऐसे लिखते थे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या ऐसे ही लिखते थे। अब आप बोलोगे कि सर क्या है ये कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, कैसे लिखा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बेटा कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर Q1 और Q2 दोनों ही सेम नेचर के हैं तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई बता सकता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। कमन हरिया एक बार कमेंट करें, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जल्दी से। मैंने बोला चार्जेस का नेचर सेम है बेटा, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, एक बार जल्दी बताएंगे। रिपल्सिव, ओके मुकेश। चलो, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, यानी कि Q1 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था डायरेक्शन देने का कॉन्सेप्ट, कि रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा 2 पे 1 की वजह से उसका डायरेक्शन इधर की तरफ। सिमिलरली 1 पे जो 2 की वजह से लगेगा उसका डायरेक्शन बच्चा इधर की तरफ लगेगा, दैट इज F12। तो अपने को ना अब यही लिखना है। तो जब हम ये लिखने जाएंगे तो व्हेन आई कैन राइट F12, तो व्हाट आई कैन राइट, अब देखो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इनके बीच में सेपरेशन कितना है, R है, तो आर स्क्वायर। बट अभी ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा।
अब पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे बेटा? तो देखिए हमने F12 पे फोर्स लिखना है ना, F12 का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा ना वो 2 से 1 की तरफ आ रहा होगा, और उस यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख क्या रहे होंगे? R21 कैप। तो इट इज़ लाइक R21 कैप। सिमिलरली अगर मुझे F21 लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। और इस पे जो वेक्टर आएगा, आई होप आपको समझ आया होगा कि 1 से किधर की तरफ देख रहे थे? 2 की तरफ। तो दैट इज R12 कैप। तो दिस इज व्हाट कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म बच्चा। यही क्या है अपना कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म है। एक बार कमेंट करो क्या ये समझ आ गया है एवरीवन? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे क्या ये समझ आ गया हमने कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा है? अब यहाँ से ना कूलम्ब्स लॉ के कुछ कंक्लूजन्स है। वो कंक्लूजन्स क्या है तो एक बार आप समझेंगे बेटा। कंक्लूजन क्या है कि जो F12 है और F21 है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये आपको दिख भी रहा है। एक दूसरा कंक्लूजन क्या है? R12 इज इक्वल टू माइनस का R21, ये भी आप लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और समझे कि ये जो कोलंबियन फोर्स है ना ये न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। दिस आर व्हाट कंक्लूजन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना? या फिर आप बोल सकते हो कंक्लूजन ऑफ कोलंबियन फोर्स। ये जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इसको बेटा कोलंबियन फोर्स भी बोला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन ऑफ कोलंबियन फोर्स की। तो पहला कंक्लूजन तो ये है, दूसरा कंक्लूजन ये है। हम तीसरे कंक्लूजन पे बात करें तो मैं ये बोलूँगा जो कोलंबियन फोर्स होता है वो न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर बेटा मैं फोर्थ वाला कंक्लूजन बताऊँ तुम्हें तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो कोलंबियन फोर्स होता है ना इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। और ऑब्वियस सी बात है हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा था, है ना? तो वहाँ पे मीडियम की वजह से तो फोर्स चेक कर रहे थे। तो कोलंबियन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। एक बार कमेंट करो क्या ये चारों पॉइंट समझ आए हैं? पांचवा पॉइंट भी समझ सकते हो कोलंबियन फोर्स के बारे में कि इट इज़ आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है बेटा और रिपल्सिव भी हो सकता है। एक बार कमेंट करके बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम लोग आगे प्रोसीड करें? क्या ये क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से अगर कोई डाउट है तो बताओ। मुकेश, ओके मुकेश, चलो बेटा आगे देखते हैं। निधि, यस सर, ओके निधि। केतन शर्मा, यस सर, ओके आगे प्रोसीड करते बेटा। हमने कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म देख लिया। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिफिकेशन। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिफिकेशन का दूसरा मतलब जो आपके किताबों में लिखा होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है बच्चा चार्जिंग। अब चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्ज किसे करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है सर, फ़ोन के चार्जर से फ़ोन चार्ज करते हैं ना। आपके दिमाग में तो ऐसा चल रहा होगा बिल्कुल, है ना? बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं करना बेटा, है ना? यहाँ पे चार्ज क्या करना है? किसी भी बॉडी को चार्ज करना है जो बॉडी न्यूट्रल है ना? यहाँ पे एक बॉडी होगी बेटा, एक बॉडी होगी न्यूट्रल वाली। अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी? इट मीन्स नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज जीरो। इट डजेंट मीन्स कि इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब क्या है? नेट चार्ज जीरो होता है ना? तो हमें न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे? तो मान लो एक बॉडी ए है दैट इज न्यूट्रल, अपना दूसरा बॉडी है बेटा बी दैट इज चार्ज्ड, है ना? तो हमें न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करना है? चार्ज बॉडी की हेल्प लेनी है। अब हम चार्ज बॉडी से क्या करेंगे? कुछ चार्ज को इस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब चार्ज बॉडी से
दूसरा जो बॉडी है जिसको मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ या अनचार्ज्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज्ड बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर करना किसको, न्यूट्रल बॉडी में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। बोलो एक बार क्लियर है मैंने क्या बोला, चार्ज्ड बॉडी से क्या ट्रांसफर करना है बेटा, चार्ज को ट्रांसफर करना है, चार्ज बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर करना है कौन से बॉडी में बेटा, न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ आ गया है आपको? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है चार्ज का ट्रांसफर करना किससे, चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में, है ना। अब थोड़ा सा आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखो एक बॉडी तो ऑलरेडी चार्ज था ना, बॉडी बी तो ऑलरेडी चार्ज था बेटा, है ना, लेकिन बॉडी ए क्या था यार, न्यूट्रल था। ये अपना बॉडी ए क्या था, न्यूट्रल था। तो अब बाद में जब मैंने बॉडी बी से यहाँ पे कुछ चार्ज भेज दिया तो अब ये चार्ज बॉडी है, लेकिन ये जो चार्ज हुआ है ये इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हुआ है। दैट्स वाई जो बॉडी इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद में चार्ज होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी बोलते हैं। जो बॉडी बाद में चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। इसमें कोई डाउट? श्रेया सर सारे चैप्टर कवर करोगे आप बेटा? ऑलमोस्ट ट्राई पूरा रहेगा कि सारे चैप्टर कवर करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा बेटा, संडे से संडे में, है ना। हर संडे 2 घंटे की लाइव क्लास होगी, उसमें न्यूमेरिकल जरूर कर लेंगे। थ्योरी कवर होगा या नहीं होगा ये नहीं बता सकता, बट न्यूमेरिकल पूरा कर देंगे जो भी इस साल का सिलेबस है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। ओके आगे बढ़ते बेटा। इलेक्ट्रिफिकेशंस क्या है, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। चले अब देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है मेथड ऑफ चार्जिंग। आपके किताब में इसको किस नाम से बोला गया है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग बोला गया, है ना। तो चार्जिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। आपको भी पता है, आपने पढ़ा है, इतने तो पढ़ने वाले हो यार सब, है ना। पहला मेथड क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को चार्ज करना। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड द थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। हमने 3 मेथड्स पढ़ने अभी, कौन कौन सा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो लेट कम टू द पॉइंट, पहले वाले मेथड्स पे आते हैं। और जो अपना पहला वाला मेथड है वो क्या है बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन सा मेथड है ये, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है, तो एक बात नॉर्मल समझे। फ्रिक्शन आपको समझ आता है, जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं ना। तो मैंने बोला मेरे पास 2 बॉडीज थे, है ना, एक वाला ए था, दूसरा वाला बी था। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों बॉडीज को रब कर दिया जाए, इन दोनों बॉडीज को अगर मैं रब करूँगा, रबिंग करूँगा इन दोनों बॉडीज के बीच में, जैसे ठंड लगती है ना तो अपने हाथों को करते हो ना बेटा, दोनों हाथों को एक हाथ के साथ ऐसे ऐसे करके करते हो, वो रबिंग प्रोसेस होता है ना। तो अगर मैं 2 बॉडीज को आपस में रब करता हूँ तो इसी प्रोसेस को बोलूँगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आप सोच रहे होगे सर क्या मजाक कर रहे हो, चार्ज कैसे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको पता है ना बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन का लैटिस स्ट्रक्चर फिक्स होता है ना। अब बोलोगे नया वर्ड है लैटिस स्ट्रक्चर, क्या फिक्स है, तो मतलब ऐसा समझ लो कि प्रोटॉन अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। तो जैसे ही मैं 2 बॉडी को रब करूँगा तो बेटा एनर्जी होगी, है ना, रबिंग की वजह से एनर्जी जनरेट होगी और इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस वाले बॉडी में आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो चार्ज होने लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है, it is the process of charging the uncharged body, it is the process of charging the uncharged body by rubbing with the charged body, by rubbing with the charged body, by rubbing with the charged body। बोलो ये बात समझ आया है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चार्ज इस वाले बॉडी से इस वाले बॉडी में मोशन कर रहा है, तो चार्ज के मोशन से तो बेटा करंट बनता है।
तो यहाँ जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। मैंने क्या बोला, जब मैंने यहाँ से बी वाले बॉडी से मतलब चार्ज से रबिंग करके चार्ज भेजा तो इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉडी में आया है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ होगा उसको बोलेंगे बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक बार कमेंट करेंगे, इज इट क्लियर? क्या क्लियर है बेटा ये? एक बार जल्दी से बताएं। बेटा टाइमिंग सेम होगा, क्लास का सेम टाइमिंग होगा, ऑलमोस्ट 8:45 से अल्टरनेट क्लासेस होंगी। ओके चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, रबिंग का मतलब क्या है? चार्ज बॉडी के साथ अनचार्ज बॉडी को रब करना। अब एक बार ध्यान से समझना बेटा, ये जो चार्ज बॉडी था क्या इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था ना बेटा, चार्ज बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था यहाँ पे। तो कभी भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एट द सेम टाइम अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इट बिकम नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाला एक पॉइंट बताना है इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, अदरवाइज चार्जिंग के मेथड में इसका कुछ लेना नहीं है, बट अपने को एक कॉन्सेप्ट समझना है इसलिए बताया जा रहा है। मैंने क्या बोला कि जब भी ये चार्जिंग प्रोसेस होगा बेटा, है ना, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन किया है दैट इज नेगेटिव चार्ज। जिसने गेन किया है वो नेगेटिव चार्ज है। अब एक कहानी समझना, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कहानी अपनी कॉपी में नोट बना लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा दिया यहाँ से। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा होता है बेटा, एट दैट टाइम मास डिक्रीज हो रहा होता है, बॉडी का मास इज डिक्रीजिंग, है ना। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रहा होता है एट दैट टाइम मास इज इंक्रीजिंग। मेक अ नोट, है ना, इसको बना लेना बेटा, है ना, ये काम आएगा। और एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सो दैट आई कैन प्रोसीड। अमित यादव सर एमसीक्यू करवाओगे? बेटा करेंगे, पीवाईक्यूज में से करेंगे। एक बार जल्दी से बता दो क्या ये क्लियर है सबको? विशाल गैंगवार, निखिल, यस, ओके। चल बेटा आगे देखते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। श्रेया, यस सर, ओके श्रेया। एक बार देखते हैं अगला जो मेथड है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि बेटा अपने पास एक बॉडी है, लेट सपोज दिस बॉडी इज न्यूट्रल, है ना, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, बट मेरे को इस बॉडी को चार्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है ना, तो मैं ना इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आऊँगा जो ऑलरेडी चार्ज होगा, है ना, उसको मैंने किसी प्रोसेस से चार्ज कर रखा हूँ। लेट सपोज कि मैंने इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आया, है ना। तो जब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा तो आपको भी पता है कि एक बॉडी के अंदर क्या होगा सर, तो या तो इलेक्ट्रॉन होंगे सर या तो प्रोटॉन होंगे। तो जैसे ही मैं इस बॉडी के पास इस चार्ज वाले बॉडी को, जिसको मैंने बोला है एक चार्ज रॉड, इस चार्ज रॉड को लेके आऊँगा, तो जैसे ही मैं इसे लेके आऊँगा तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बैठे हैं और प्रोटॉन्स भी बैठे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस रॉड को लाया हूँगा ऐसे इसके पास, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इस वाले एंड पे आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज होता है तो इस वाले एंड पे आएंगे, है ना।
जब ये इस वाले एंड पे आ जाएंगे तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, वो तो इस वाले एंड पे होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ना इसको ग्राउंडिंग कर देना है। ग्राउंडिंग का मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र करना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब अर्थिंग कर देना इसको। जैसे ही मैं अर्थिंग करूँगा तो यहाँ पे क्या आए थे, इलेक्ट्रॉन्स आए थे, मतलब नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे प्रोटॉन्स थे। तो जैसे मैं वायर करूँगा ना, यहाँ पे अर्थिंग करूँगा वायर्स के थ्रू, तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे सब धरती माता के पास चले जाएंगे, है ना। अर्थिंग हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोटॉन धरती माता के पास जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले रॉड को हटा दूंगा। जब मैं रॉड को रिमूव करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिक दिखेगा कि ये वाला बॉडी कैसा चार्ज हो गया, दिस बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, है ना, दिस बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है यू हैव टू चार्ज द अनचार्ज बॉडी विदाउट एनी physical contact between the body. It is a process of charging a body in which there is no any physical contact between the bodies, है ना। दो बॉडीज के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, बट बॉडी चार्ज हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ना बेटा, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं भाई, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। क्या ये क्लियर है सबको? आर्यन दुबे हेलो सर, मुकेश कुशवाहा जी सर। क्या ये क्लियर है बेटा, एक बार जल्दी से बताओ। एक बार जल्दी से बताएंगे सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुधीर सिंह क्लियर है, मुकेश क्लियर है, ओके। चलो बेटा, हमने चार्जिंग के दो मेथड देख लिया ना, अपने को टोटल 3 मेथड्स देखने हैं। 2 मेथड्स क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो चलो यार नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का स्लाइड बना है यहाँ, ठीक है बेटा। 2 मिनट के लिए ना प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को कहते हैं कि भैया आप यहाँ से जाएं और हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और करने दें। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, देन वी कैन डू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। पहले करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये आसान है ना, इसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है बेटा। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब तुम सोचोगे कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो क्लियर है, अपने को चार्ज ट्रांसफ़र करना है ना। चार्ज ट्रांसफ़र करने के 2 प्रोसेस तो देख लिए, एक तो रबिंग करके देख लिया, एक चार्ज का एक्यूमुलेशन की वजह से देख लिया है। अब जब मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, तो कंडक्शन में क्या है, ये वाला बॉडी ए था जो अनचार्ज था, है ना, और ये वाला बॉडी क्या था, चार्ज है। तो हमने क्या करना है, अगर कंडक्शन से चार्ज करना है तो दोनों बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट करा दे। जब हम इन दो बॉडीज़ को फिजिकल कांटेक्ट कराएंगे तो इस वाले बॉडी का जो चार्ज होगा वो इस वाले बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन इज़ बेसिकली व्हाट, ये कोई मिल गया का जादू वाला कहानी है ना, वो ऋतिक रोशन वाला, वो कोई मिल गया ही तो था यार, है ना। वो रीड कर लेता था ना, बॉडी बॉडी कौन सी मूवी थी वो, और पीके में भी कुछ आमिर खान ऐसा किया है ना, तो ये उसी की कहानी है ना, कि बेसिकली एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में ले आओ, तो जो चार्ज्ड बॉडी होगा वो अपना चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा। अब मुद्दे की बात यह है कि सर कब तक ट्रांसफ़र होगा, तो चार्जिंग प्रोसेस तब तक ही चलेगा जब तक कि दोनों ए और बी का चार्ज इक्वल ना हो, है ना। इसके बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा ना। अगर आपने पहले बॉडी को रिमूव कर दिया तब तो स्टॉप हो जाना है बेटा, है ना। बट सपोज करो अगर इस पर 10 कूलम का चार्ज था, अगर आपने इसके पास कांटेक्ट में लाए हैं, इस बॉडी को टच करा दिया, तो मान लो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और उसकी वजह से इसके कूलम, इस पर 5 कूलम का चार्ज हो गया, तो इस पर भी 5 कूलम बचेगा, तो दोनों बॉडीज़ पे चार्ज इक्वल हो जाएंगे, तो चार्जिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो किसी ने पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग an uncharged body due to contact with charged body। एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है बच्चा
किसकी वजह से? चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाके। बोलो क्लियर है ना? तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जल्दी से, न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा। एक बार जल्दी से बताएं तो मैं एक कॉन्सेप्ट पे पढ़ाऊंगा आगे। चलो अब जरा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होगा कंडक्शन में। कंडक्शन में क्या होता है कि सपोज करो मैंने बोला अगर अपने पास एक बॉडी, दो बॉडी और तीन बॉडी है ना, इन तीनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आए, इस पे चार्ज था क्यू, ये बॉडी न्यूट्रल था मतलब ज़ीरो, और इस पे भी चार्ज था क्यू, है ना। तो आफ्टर कंडक्शन हर बॉडीज पे कितना चार्ज आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच बॉडी, है ना। हर बॉडी पे कितना चार्ज जाएगा। मान लो उस चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, है ना। सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, मतलब जितनी भी बॉडीज हैं उन कांटेक्ट में आए हैं और उन पे जो भी चार्ज है सबको ऐड ऑन करते हो। तो इस पे चार्ज कितना था? क्यू। इस पे चार्ज कितना था बेटा? ज़ीरो। इस पे चार्ज कितना था? क्यू। नंबर ऑफ बॉडीज कितने हो गए? थ्री हो गए। तो टोटल चार्ज हो गया 2Q/3, है ना। मतलब इस वाले बॉडी पे अब चार्ज हो गया होगा कंडक्शन के बाद 2Q/3, इसका भी चार्ज हो गया होगा 2Q/3, इसका भी चार्ज हो गया होगा बेटा 2Q/3। बोलो ये समझ आया या नहीं आया? एक बार जल्दी से बता दो। अमित यादव 2Q/3, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम आगे देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। चलो अब हमें देखना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले एक बार मुझे बता दो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आई होप सो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो क्या सबको डायरेक्शन क्लियर है कि अट्रैक्टिव की वजह से डायरेक्शन किधर होता है और रिपल्सिव की वजह से डायरेक्शन कैसे देते हैं, है ना। तो ज़्यादा इजी होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अच्छा इसको एक और नाम से बोलते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अपने को ये देखना है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का दूसरा नाम क्या होता है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। अब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या है? ये सारे सारे चार्जेस पॉइंट चार्ज ही होंगे, है ना। तो अगर मुझे ये देखना है तो मैंने ना एक एक्स वाई प्लेन बना लिया। लेट अस कंसीडर अ एक्स वाई प्लेन, है ना। मैंने बोला कि मैंने एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर रखा है यार, है ना। इस एक्स वाई प्लेन में लेट सपोज दिस इज द ऑरिजिन पॉइंट। मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। लेट सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दैट वन इज Qn ना। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2, इसका R1, इसका R3, इसका Rn, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बोला गया कि अगर मुझे किसी एक चार्ज पे फोर्स देखना है तो उस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो अलजेब्रिक सम होगा, या फिर कह सकते हो वेक्टर सम होगा फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मैंने क्या बोला? फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, जिस चार्ज पे आप देखना चाहते हो,
वो वेक्टर सम होगा फोर्स ड्यू टू अ इंडिविजुअल चार्जेस के, है ना। मतलब मुझे इस वाले चार्ज पे अगर फोर्स देखना है तो इस वाले चार्ज पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक बात समझना है, इसको ऐसे समझो कि एक लड़का है ना, और स्कूल के बाहर ये 3-4 लड़के दोस्त खड़े हैं, है ना। ये शानदार शानदार, ये जिम वाले हैं, जिम वाले लौंडे होते हैं ना, ये जिम वाले लौंडे खड़े हैं और एक बेचारा सा लड़का है। अब इस बेचारे से लड़कों को ये भी पीट सकता है, ये भी पीट सकता है, ये भी पीट सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर मुझे किसी इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्स देखना है तो इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा फोर्स का, फोर्स ड्यू टू द ऑल चार्जेस। क्या बात समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर मुझे Q1 पे फोर्स देखना है तो Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा। भाई अगर मैंने चार्ज का नेचर सेम ले रखा है तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का डायरेक्शन मैंने बोला है हमेशा जिस चार्ज पे फोर्स रखता है उससे दूर जाते हैं। तो 2 की वजह से 1 पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर F12, है ना। इसी इसी तरीके से 3 की वजह से भी लगेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे F13। इसी तरीके से जो लास्ट वाला चार्ज बैठा है F, ये भी फोर्स लगा रहा होगा बेटा, है ना। इसका फोर्स क्या लिखोगे? F1N। तो मैं जो नेट फोर्स लिखूंगा F, वो क्या होगा? F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 टू व्हाट? F1N। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं ना। स्टेटमेंट आप इसका लिख लोगे, फोर्स ऑन अ individual charge is the algebraic sum of the forces due to all the charge, और वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्ज। अच्छा, अगर मुझे इसका रिजल्ट थोड़ा सा लिखना है, कई बार 2 नंबर के डेरिवेशन में पूछ लिया जाता है इसको, है ना। तो रिजल्ट लिखने का तरीका कुछ ईजी है ना। अभी इस पे देख रहे थे ना, तो भाई यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ये 1 से 2, तो इस वाले डिस्टेंस को लिखेंगे R12, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? KQ1 Q2, मतलब 1 पे फोर्स किसकी वजह से? 2 की वजह से, डिवाइडेड बाय R12। लेकिन अपन लोगों को वेक्टर बनाना है ना, F12 को क्या लिखेंगे फिर? यहाँ पे R12 का कैप लगा देंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि भाई F13 लिखना है, F13 क्या लिखेंगे? KQ1 Q3। आप समझ गए होगे ना, 3 से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, तो दिस इज R13, है ना। अगर वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दो, एक एन वाला लगाएगा, तो F1N इज इक्वल टू वट? KQ1 QN डिवाइडेड बाय यहाँ स्पेस R1N पे क्या, है ना। क्या ये बात समझ आया इतना? अभी इसको थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ, जो आपके किताब में निकाला गया है वही निकाल देता हूँ, है ना। चलो देखो, देखना इधर, ये वाला मैंने रब कर दिया है पोर्शन, है ना। जो नेट फोर्स था वो एक्चुअल में क्या था? यही तो था जिसको मैंने अभी रब किया था ना। फिर से लिख दूंगा, कोई नहीं। मैंने क्या लिखा था? जो नेट फोर्स था उसको यही लिख रहे थे ना, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 टू F1N। तो बेटा आप एक काम करो ना, इसको इक्वेशन A बोल दो, है ना। इनको 1 बोल दो, 2 बोल दो और 3 बोल दो, और 1 2 3 की वैल्यू ना इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। और सब्स्टिट्यूट करके ना पहले ही कॉमन ले लेते। देखो KQ1 यहाँ भी दिख रहा है, KQ1 यहाँ भी दिख रहा है और KQ1 यहाँ भी दिख रहा है ना। तो जैसे ही हमने KQ1 कॉमन ले लिया तो आपको लगेगा कि ये स्टार्ट होगा Q2 से, तो Q2 डिवाइडेड बाय R12 पे क्या, है ना। ऐसे चलेगा। Q3 डिवाइडेड बाय R13, ये क्या हो जाएगा? R13 पे कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे बेटा? QN R1N पे कैप, है ना। जितने मैथ्स वाले होंगे ना वो तो इजीली अभी समझ जाएंगे जो मैं करूँगा। यहाँ पे ना एक लूप चला देते हैं, समेशन लूप, जिसका मतलब होता है सम। क्योंकि बेटा ये सम ही तो हो रहा है, तो समेशन लूप चला दो ऐसे करके। देखो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, Q की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से। कहाँ तक जा रही है? N तक। तो हम एक लूप चला लेते हैं, I इज इक्वल टू 2 से जाएगा और N तक जाएगा। यहाँ लिख देंगे QI, ठीक है। अब यहाँ देखना 1 सब में है ना, तो R1 है और I लगा दो। I मतलब पहले I की जगह पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा क्योंकि 2 से लूप चलाया है। और इधर क्या है? R, देखो यहाँ भी 1 है, 2 3 ऐसे चेंज हो रहा ना, तो 1 यहाँ पे I लगा के कैप लगा दो। तो दिस इज द
सिंपलेस्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ समेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ये एग्जाम में आता है 2 नंबर में तो आप इतना लिख दो, काम हो जाएगा अपना। एक बार अब बताओ जरा, क्या आपको समझ आया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? क्या डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि अगला अपने पास न्यूमेरिकल होने वाला है बेटा, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे, और ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। एस डी फनी टीवी हाय हाय हाय। एक बार जल्दी से बताएं ताकि हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अमित यादव यस सर। ओके अमित। श्रेया यस सर। ओके चलो बेटा, अब जरा अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। निखिल, निधि, ओके यस। चलो जरा न्यूमेरिकल लेते हैं, इस वाले स्लाइड्स का न्यूमेरिकल। अब जरा देखेंगे न्यूमेरिकल ना, यहाँ पे रीड कर देता हूँ मैं पहले, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है? अच्छा, इससे पहले एक न्यूमेरिकल है यार, रुको। पहले ये वाला न्यूमेरिकल करो, है ना। यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम। चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड इन एयर एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC पे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका साइड दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ए पे। क्या एक बार आप ट्राई करोगे? प्रिंस यस सर। क्या एक बार आप ट्राई करोगे? जल्दी से बताओ, एक बार ट्राई करोगे या डायग्राम बना दूं मैं? चलो एक बार डायग्राम बना देता हूँ उसका, है ना। क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना बेटा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे। ए बना लेंगे, बी बना, सॉरी, ए को बी को यहाँ बनाओ, ए ऊपर अच्छा लगेगा देखने में ना, यहाँ बनाते हैं, है ना। चलो ABC हो गया, है ना। हर पे चार्ज कितना रखा है? तो देखो ए पे रखा है 5 माइक्रोकुलम का चार्ज, बहुत बढ़िया शानदार, है ना। बी पे कितने का रखा है बेटा? 10 माइक्रोकुलम का चार्ज। और सी पे कितने का चार्ज रखा है? दैट इज -10 माइक्रोकुलम का चार्ज। अब आपसे पूछा गया है कि आपको ए पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ए पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। पहले पहले तो आप सोचो कि पीटना किसको है। आप ऐसे समझना कि आपका एक दोस्त है जिसको आपको पीटना है, और लेके जा रहे हो एक दोस्त ये और एक दोस्त ये। अब ये भी हो सकता है ना यार, कई बार पिटाई में कंडीशन उल्टा भी हो जाता है ना। पता चले यही शक्तिशाली है बेटा, आपको ही पीट दे, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले ये तो 10 माइक्रोकुलम का है, ये 5 माइक्रोकुलम का है, दोनों का साइन देखो। क्या ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? ऑब्वियस सी बात है, रिपल्सिव होगा। और मैंने कल भी बोला था कि रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा होता है उससे दूर जाते हैं, उससे दूर जाते हैं। इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, उससे दूर चले जाओ, इधर की तरफ चले जाओ। लेट सपोज दिस फोर्स इज F1, तो F1 हो गया। अब देखना, ये -10 है, ये 5 है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये प्लस है माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा। मैंने बोला अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? जो फोर्स लगा रहा होता है बेटा। फोर्स कौन लगा रहा है? -10 वाला, है ना। तो इस बार डायरेक्शन इधर की तरफ, दैट इज F2, है ना। अब एक बार सोचो, ये कौन सा ट्राइंगल था बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। साइड कितना है? 5 है, 5 है, और ये भी 5 ही होगा, है ना। तो अब तुम्हें नहीं पता भाई, तुम कहोगे सर हमें सब पता है, ये F1 है और ये F2 है। बेटा एक बार सोचो, क्या फोर्स वेक्टर है? तो बिल्कुल वेक्टर है। तो वेक्टर में तो रिजल्टेंट आएगा, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो यहाँ पे, है ना। इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये वाला एंगल चेक कर लेना। ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये पूरा 180 होगा, तो दिस इज 120। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन को ईजी करने का तरीका सीख लो। देखो ये भी 10 माइक्रोकुलम का है और ये भी 10 माइक्रोकुलम का। देखो मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो अगर ये इस पे एफ अमाउंट का फोर्स लगाएगा बेटा, तो ये भी इस पे एफ अमाउंट का फोर्स लगाएगा, है ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आप लिखोगे FR, उसको क्या लिखोगे? अगर इस वाले ने इस पे F लगाया होगा
मतलब अगर F1 F अमाउंट का फोर्स लगाएगा बेटा तो F2 भी F ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है ना। तो रिजल्टेंट निकाल लो वेक्टर वाले फॉर्मूले से, a² b² 2ab cos थीटा। तो F² 2ab मतलब 2f² cos थीटा मतलब cos 120 है ना। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा एफ आर की वैल्यू आएगी वो एफ के बराबर आ जाएगी। अब तुम कहोगे सर एफ क्या है, तो या तो इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लो या तो इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लो। और वो फोर्स का फॉर्मूला तो कल ही बताया था तुम्हें बेटा, K∼1 Q2/r²। यहाँ से सॉल्व कर लेना, फोर्स का आंसर आ जाएगा। अमित यादव 180 न्यूटन, वेरी गुड। 180 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 180 न्यूटन ही आएगा। वेरी गुड बेटा अमित। अच्छा, कई बार ना इससे एक और चीज़ पूछा गया है, तो अभी मैं आपसे पूछ लूँगा, पहले आप इसे सॉल्व कर लें। क्या बाकी लोगों को समझ आया नहीं आया एक बार कमेंट कर देंगे, जिनको समझ आया हो तो बताएं, जिनको नहीं आया वो भी एक बार बता देंगे बेटा जल्दी से। अमित यादव ने सही बताया है, वेरी गुड अमित। अच्छा, कई बार ना बेटा इसमें डायरेक्शन भी पूछ देता है, पूछता है डायरेक्शन बताओ। क्या डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, या मैं बताऊं कैसे निकाला जाता है? अगर आपसे डायरेक्शन पूछे ना तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, वेक्टर वाला, है ना। देखो ये पूरा एंगल तो 120 था, है ना। तो रिजल्टेंट ने इस वाले के साथ कितने का एंगल बनाया, बीटा। तो आपने वेक्टर का एक फार्मूला, मान लो मैं इस एंगल को बीटा बोल रहा हूँ, तो वेक्टर का एक फार्मूला सुना होगा, tan बीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा बाई बी साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, है ना, वही लगा दो। तो F2 के साथ एंगल बना रहा था, तो F2 साइन 120 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस 120 बेटा, है ना। इस फार्मूले को लगा के और ये बीटा सॉल्व कर लोगे। ये बीटा सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आंसर कितना आने वाला है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलो मैंने बता ही दिया, 60 आने वाला है आंसर, है ना। तो एक बार सॉल्व कर लेंगे बेटा। एक बार जल्दी से कमेंट करें क्या ये समझ आ गया है। बेटा पैरेलल वैरेलल में नहीं बोलते, आंसर्स में एंगल निकालना पड़ता है आपको, तो एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। आपको एंगल निकालना पड़ेगा। आप यहाँ से एंगल सॉल्व कर लेना, ये फॉर्मूला लगा लेना और यहाँ से एंगल सॉल्व कर लेना, है ना। जो भी आएगा वो एंगल हो जाएगा। एक बार जल्दी से बता दो क्या ये समझ आया है सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अभी आगे देखते हैं थोड़ा। चलो आगे देखते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है बेटा अपने पास, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट at a distance r from each other. A third charge q is placed on the line joining the charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude of the small q? What is the magnitude of the small q? एक बार मुझे बताएं क्या आप ये कर पाएंगे या मैं कॉन्सेप्ट बताऊं जल्दी से। SD फनी टीवी अमित यादव, ओके अमित 60 डिग्री, वेरी गुड। एक बार मुझे बताएंगे अभी जो मैंने क्वेश्चन रीड किया है क्या आपको समझ आया है और क्या आप ये कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से रीड कर देता हूँ। टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। चलो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। दो चार्जेस है, एक क्यू है ना, ये ऐसे रखा गया है ना। इसको मान लो ए, इसको मान लो सी, ऐसा कुछ बोला है ना। बोला है एक थर्ड चार्ज है क्यू, इसको प्लेस किया गया है इन दोनों के लाइन को ज्वाइनिंग वाले किसी भी पॉइंट पे, ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्यू,
उस क्यू को कहाँ रखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका साइन भी क्या होगा, उसका साइन भी पूछा है बेटा, है ना, उसका नेचर क्या होगा, आपको ये बताना है। क्या आप ये ट्राई करेंगे या मैं एक्सप्लेन करूँ? शुड आई एक्सप्लेन या आप करेंगे? एक बार जल्दी से बताएं। मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मुकेश कुशवाहा कर लेंगे सर। R/2, हाँ ये तो क्लियर है बेटा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि बेटा जहाँ पे ये रखा गया होगा ये डिस्टेंस R/2 होगा, है ना, ये डिस्टेंस R/2 होगा। बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, है ना, अगर आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है ना बेटा, तो किसी भी एक एंड एंड वाले सिस्टम को पकड़ो, या तो इसको पकड़ो या तो इस चार्ज को पकड़ो, और इस पर नेट फोर्स को जीरो करा दो। मतलब इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा, एक तो ये क्यू वाला लगाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, R था, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा होगा, एक ये चार्ज लगा रहा होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स एट ए ज़ीरो कर दो, है ना, फॉर्मूला क्या होगा, K/Q²/R², है ना, प्लस एक इस पे ये फोर्स लगा रहा होगा, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, R/2, है ना, तो R/2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया होगा या R² हो गया होगा, इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी दैट इज -Q/4 आएगी। माइनस साइन ये शो कर रहा होगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज अट्रैक्टिव, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस है। मयांक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, अभी किया बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया ना, मैंने बोला कि किसी एक पॉइंट को पकड़ लो और उस पर बोलो कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और अपने आप से पूछ लो कि कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। तो एक तो ये वाला लगाएगा, कैपिटल क्यू वाला, तो Q1 Q2 मतलब K/Q² ये डिस्टेंस R दिया था तो R², प्लस एक कौन लगा रहा होगा भाई, स्मॉल क्यू वाला लगा रहा होगा, स्मॉल क्यू वाला कितने डिस्टेंस पे होगा, R/2। एक बात जान जाना, थर्ड वाला चार्ज हमेशा मिड पॉइंट में ही रखा जाएगा अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम बोलेगा तो, ये बात क्लियर है, मतलब डिस्टेंस R/2 होगा। और अगर आपको समझ ना आए ना तो निकाल लेना, इस चार्ज पे बोल देना इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स, इस वाले डिस्टेंस को x मान लेना, ये R दिया था तो ये वाला R-x हो जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, R/2 ही आती है सॉल्व करोगे तो, है ना। फिर इसकी वजह से फोर्स देख लो इन दोनों के बीच में, तो K कैपिटल Q स्मॉल क्यू R/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर पहुँच गया बेटा, फिर कैंसिल करोगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल Q के टर्म में मिल जाएगी, -Q/4। सर नेट चार्ज जीरो, नेट नेट बेटा इक्विलिब्रियम बोला है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चार्ज जीरो नहीं कर रहे हैं सर, फोर्स का सम जीरो कर रहे हैं मनीष। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स ज़ीरो होना, तो हम चार्ज ज़ीरो नहीं कर रहे बेटा, फोर्स को ज़ीरो कर रहे हैं, फोर्स के सम को ज़ीरो कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वहाँ पे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है भाई सबको? एक बार जल्दी से कमेंट करें। ओके सर, ओके मनीष, बाकी लोग भी बताएंगे क्लियर है क्या। SD कॉमेडी, ओके चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। जैसा कि मैंने बोला था, स्लाइड नंबर 10, एज यूजुअल मैंने बोला था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कराऊंगा आज। अच्छा, किसी ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक रीज़न है। जैसे तुम गली में जाते हो ना, तो गली में बहुत सारे होते हैं ना, टॉमी वॉमी, है ना, और भी नाम होता है भाई, बहुत सारे होते हैं। तो ये टॉमी वॉमी वाले एरिया में कोई दूसरा टॉमी आता है तो क्या करता है, ये वाला टॉमी इसको भगाना चाहता है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है जो एक चार्ज बनाएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आसपास ना एक इलाका बनाएगा बेटा, है ना, एक रीजन क्रिएट करेगा। ये चार्ज अपने आसपास क्या करेगा, एक रीजन क्रिएट कर लेगा, लाइक दैट। और मैंने तुम्हें बोला भी है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड फील्ड बनता है, तो इस चार्ज ने अपने आसपास क्या कर लिया है, एक रीजन क्रिएट कर लिया है। अब इस रीजन में अगर अपन लोग कोई दूसरा चार्ज लेके जाते हैं जो छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ना,
तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज द रीजन created by the charge in which it can exert a force on another charge, है ना। और वो जो अनदर चार्ज है ना वो बेटा छोटा चार्ज होता है ना, उस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जो चार्ज रीजन क्रिएट कर रहा था, दिस कैपिटल क्यू इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, है ना। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो सोर्स चार्ज है, और जो छोटा वाला चार्ज है क्यू नॉट, इसको बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा लिखते हैं ई से, है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं F बाई क्यू नॉट, है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू बोलूँ तो F इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, है ना। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। और किसी ने पूछा कि एसआई यूनिट क्या होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सर, तो एसआई यूनिट हो जाएगी फोर्स की यूनिट न्यूटन, है ना, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन पर कूलम। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ दिया किसी ने तो निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे ना बेटा। फोर्स का क्या होता था? एम एल टी माइनस टू, और इसका हो गया ए टी, तो टी ऊपर गया ना, तो एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स, है ना। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन दैट इज क्रिएटेड बाय द चार्ज इन विच it can exert a force on another charge, है ना। that charge which producing the electric field is called source charge। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा ना, उसको बोलेंगे बेटा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक और बात जान जाएंगे, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ई पे वेक्टर चला दिया, तो ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर जाएगा? प्लस से चलेगा माइनस को जाएगा, है ना। प्लस से चलेगा माइनस को जाएगा। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एक बार जल्दी से बताएं, क्या ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर को हो रहा है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों हो रहा है? और इनसाइड भी हो सकता है क्या बेटा? इनसाइड नहीं हो सकता। पॉजिटिव का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, इनसाइड नहीं हो सकता। कौन है ये? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड, ओके, इनसाइड नहीं होता। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इतना ही था, है ना। अब अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है ना बेटा, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अपने को ना एक डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन भी किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो एक बार देखेंगे, फिर से वही कहानी करूँगा मैं। मैंने बोला कि लेट अस कंसीडर एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं बेटा, है ना। और इस एक्स वाई प्लेन में ना ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? ऑरिजिन है। और इस ऑरिजिन पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, है ना। इस क्यू नॉट का यहाँ से ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज आर, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर आर बोल सकते हो, है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में कोई फोर्स लगेगा? भाई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स ने क्या बोला था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, है ना। इस चार्ज ने तो अपना रेडियली ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है,
आउटवर्ड, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना। तो कूलम्ब्स लॉ से इस प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में क्या फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला होता था के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर, है ना। तो के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेयर। मेक दिस इक्वेशन नंबर वन। मेरे को क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है। तो ई इज इक्वल टू क्या था, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी तो यही बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो आप एक काम करो ना, इसको इक्वेशन नंबर टू बना लो और एफ की वैल्यू वन से उठा के टू में पुट कर दो बेटा जल्दी से। तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस, है ना। फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आप ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे तो आपको भी दिख रहा है ना कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब आर बढ़ाओगे ई घटेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये समझ आया, एक बार कमेंट कर दो। इज इट क्लियर। सर पी वाई क्यूज कब होगा। बेटा हर चैप्टर का जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना पी वाई क्यूज होगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। अगर स्टार्ट किए हैं तो सब होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद पी वाई क्यूज होगा। क्या एक समझ आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन। बेटा 2 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन, आता है 2 मार्क्स में, है ना, कई बार आया भी है ना। चलो अब इस पे जरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, है ना। इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन आए गए हैं, वही वाला न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा ये वाला तो इजी है, ये जल्दी से कर लो, है ना। ये मामा टाइप बोल दो, इजी बोल दो क्वेश्चन, है ना। क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक का चार्ज ये बोला है, दूसरे का चार्ज ये बोला है, आर प्लेस दैट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा 2 पॉइंट चार्जेस है ना, दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। के क्यू वन बाय आर स्क्वायर लिख दो, है ना, और के क्यू टू बाय आर स्क्वायर लिख दो, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं, आपके पास चार्जेस दिया है। क्यू वन की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम। क्यू टू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 × 10⁻⁷ कूलम। जो डिस्टेंस दिया है ना दोनों के लिए सेम ही दिया है सेपरेशन, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व कर लेना, ई वन ई टू की वैल्यू निकाल लेना। क्या ये हो जाएगा सबसे। तो अपने पास एक और क्वेश्चन है, उसको खत्म करते हैं जल्दी। अपने पास एक और क्वेश्चन है, उसको ख़त्म करते हैं जल्दी। एस डी कॉमेडी जी सर, ओके। चलो अपने पास एक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे आते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, अगर उधर का आपको विजिबल ना हो तो, है ना, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे विजिबल कम है ना। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। बेटा डेटा लिख लिया करो, हमेशा न्यूमेरिकल करने से पहले डेटा लिखो। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू वन 4 माइक्रोकूलम, क्यू टू 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, डेटा लिख देते हैं सर। आर प्लेस दैट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। बोला इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा डेट इज 2 मीटर, है ना। तो ये रहा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 माइक्रोकूलम वाला चार्ज, और इनके बीच में जो डिस्टेंस था बेटा ये 2 मीटर है। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बोल रहा है कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, क्या आप ट्राई करोगे या मैं बताऊँ, जल्दी से बताएं। एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या आप ट्राई करोगे या मैं बताऊँ। एस डी कॉमेडी सर, मैं सुमित हूँ, ओके सुमित। क्या ट्राई करोगे बेटा या मैं हिंट करूँ। 2/3, ओके।
कौन से वाले चार्ज से, ये भी बता। अब ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको बताना पड़ेगा बेटा कौन से वाले चार्ज पे। एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो वहाँ पे देख बताना पड़ेगा। 2/3 2/3 2/3 2/3 हो गया, हो गया, वेरी गुड। 2/3 है आंसर बेटा। 1/3 ये क्या भाई? 1/3 कैसे आ रहा है आपका? चलो एक बार मैं बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, है ना। आपको बोला कि इन दोनों पे जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो लेट सपोज ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं पी, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया था 2, इसको मान लेते हैं x, तो दिस बिकम 2 - x। एक बात याद रखना बेटा, है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मेरा डायरेक्शन लगाने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या बोला, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है किसी भी पॉइंट पे, तो टुवर्ड्स द पॉइंट जाओ, जिस पॉइंट पे देखना है उसकी तरफ जाओ, टुवर्ड्स द पॉइंट जाओ। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट जाओ, टुवर्ड्स द चार्ज जाओ। ये बातें याद कर लेना, लिख लेना कहीं। नेगेटिव चार्ज की वजह से देखना है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट जाओगे, टुवर्ड्स द चार्ज जाओगे। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखना है तो अवे फ्रॉम द चार्ज जाना, टुवर्ड्स द पॉइंट जाना। दोनों उल्टा चलता है ना। अभी तो दोनों ही पॉजिटिव है, और किस पॉइंट पे बोला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 होगा, तो इसकी वजह से E2 होगा। चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, है ना। तो आप E1 को E2 से इक्वल करा देना, KQ/R² लगा लेना, है ना। इसके लिए x लिख देना, Q1/R², और इसके लिए KQ2/R²। क्या है ये, R - x का होल स्क्वायर, मतलब ये 2 - x का होल स्क्वायर, है ना। चलो अब यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 2/3 आएगी और एक आई होप सो 4 मीटर आएगी। सॉरी 2 मीटर का दिया था ना सेपरेशन, 2/3 आएगी, और एक देख लेना कितना आ रहा है। 2/3 तो करेक्ट है, यहाँ से सॉल्व कर लेना। एक एक्सटेंडेड लाइन पे हो सकता है, 4 नहीं होगी बेटा, 2/3 होगी। 4/3, हाँ 4/3 आएगी, दैट इज 4 नहीं आएगी, वो 4/3 आएगी, 4/3 आएगी, सॉरी। 4 कैसे आ सकती है, सेपरेशन ही 2 दिया था। 4/3 2/3 होगा करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ आ गया है बेटा सबको? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। और एक बार बच्चा लाइव सेशन का लिंक शेयर कर दो अपने आसपास में जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पढ़ा है, कुछ डाउट्स है या कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है। सर वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है मतलब? बेटा मैंने क्वेश्चन का डेटा लिख दिया था यहाँ पे, है ना। तो चलो भाई, फिर अभी नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका अल्टरनेट क्लास चलेगा, है ना। तो आई होप सो नेक्स्ट क्लास कल के बाद परसों होगा, है ना। तो उस वाले क्लास में मिलेंगे बेटा, है ना। और इसके आगे की कहानी करेंगे, और प्रॉबेबली संडे से पहले ना मैं ऐसे सेशंस लेके पूरा चैप्टर फिनिश करके संडे PYQs पे वर्क करूँगा, संडे PYQs पे वर्क करूँगा। थैंक यू।